इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्कोप आधा पढ़ा चुकी हूँ मैं, और मीनिंग वगैरह मैंने उसमें ऑलरेडी आपको बता दिए। तो अब हम जो 5 है इसका, फिफ्थ वाला जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में, स्कोप का जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे अब। तो उसका वो क्या होता है, जो फिफ्थ पार्ट है इसका वो है इंटेलिजेंस। तो जो इंटेलिजेंस है ना हमारी, जो ये क्या है, ये है एडजस्ट टू एनवायरनमेंट एबिलिटी। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है जिस हिसाब से हमें, जो मतलब हम बोलते हैं ना कभी, जो इंटेलिजेंस है वो एक, जो बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, एक तो वो ये भी होता है कभी कभार जो हमारे पेरेंट्स है कैसे कैसे होते हैं वो, उससे भी आ जाता है, हेरिडिटरी भी होता है कभी कभार। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, कैसा हमें, जो एक बच्चा है उसको हमने कैसा उसका जो चाइल्डहुड था, या जो जब वो बच्चा था उसको कितना, उसका जो डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, जो उसको चीज़ें ज़रूरत थी वो उसको मिली होंगी अच्छे से, तो वो उस हिसाब से इंटेलिजेंट होता है। तो वो चीज़ भी होती है, ठीक है। तो हम जो हमारा जो इंटेलिजेंस है इसको हम एनवायरनमेंट के थ्रू भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रैशनली। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जब एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम किस हिसाब से जो मतलब एक सही तरीके से सोच सकते हैं, रैशनली एक समझदार इंसान की तरह सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल देंगे, कुछ भी हम करेंगे। हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कोई एजुकेशन में हमने कोई पार्ट पढ़ा तो हमें उसी टाइम पे समझ आ जाता है क्या ये बच्चे के लिए सही है या गलत है। क्या हम जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है जो हमारा एजुकेशनल जो करिकुलम है इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम उसको रैशनल होके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या हम करिकुलम ऐसा सेट करते हैं कि जो कि छोटे के लिए भी हो, बड़े के लिए भी हो, मतलब दोनों के लिए अब अलग अलग हो। ये नहीं कि हम कुछ भी चैप्टर डाल देंगे। तो ये सारा हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से पता चलता है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी का जो ये है, ये हमें पर्सनालिटी और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इससे हमारी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट कैसे हम एक बच्चे का डेवलप कर सकते हैं वो उसमें हमें मदद मिलती है। हम इसमें जो एक बच्चे की मेंटल हेल्थ है वो हम समझ पाते हैं, वो मेंटली कैसा है, कितना कितना वो समझदार है, या कितनी उसको क्या उसको प्रॉब्लम है, वो कैसा सोचता है, वो हम समझ पाते हैं। इसमें हम गाइडेंस और काउंसलिंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो देख पाते हैं। तो हमें पता चलता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा होता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में गाइडेंस भी मिल सकती है। अच्छा, हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं, या कोई काउंसलिंग भी करने के लिए होता है। तो बहुत सारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं, या अपने चाइनीज़ स्कूल्स होंगे, या जो मतलब बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो चाइना तो भी डेवलपिंग है, बट जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखोगे स्कूल्स में उनको अलग से होता है, काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए अलग से टीचर्स होते हैं। बट यहाँ पे हमें इंडिया में बहुत जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, या छोटे टाउन्स में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि गाइडेंस क्या, मतलब उनको गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पाती है। तो ये इसमें हम कर पाते हैं। उसके बाद इसमें हम जो टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सीख पाते हैं, नई नई सीखते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती है हमें। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि डिसिप्लिन वगैरह क्या होता है, या कितना डिसिप्लिन ज़रूरी है और कितना नहीं ज़रूरी है, वो सारा हम इसमें सीखते हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी क्या हैं। सबसे पहले जो है इसमें हमें दो मेथड्स पढ़नी है, एक है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरी है केस स्टडी मेथड। उसके बाद है जो कि जिसको हम केस हिस्ट्री मेथड भी बोलते हैं। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड है, सबसे पहले जो ये मेथड है ये हमें जो चाइल्ड स्टडी जो हम करते हैं उसमें बहुत हेल्प देता है। जो चाइल्ड के बारे में जो स्टडी करते हैं, चाइल्ड के ऊपर जो हम पढ़ाई करते हैं, जो मतलब एक बच्चा है अगर उसको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम उस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उसको भी आप चाइल्ड स्टडी बोल सकते हो। तो उसमें हमें हेल्प देता है। इसमें हम एक बच्चे का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, यानी वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, वो सारा देखते हैं। उसके बाद इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, यानी हम इसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक बच्चे को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका बिहेवियर जो है वो क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ जाता है, किन से मिलता है, वो सारा हम देखते हैं। उसके बाद हम उसको नोट डाउन करते हैं, कहीं पे लिखते हैं उसको। उसके बाद उसको तीसरे नंबर पे हम उसको एनालाइज करते हैं, और समझते हैं कि क्या क्या है। और उसके बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं, मतलब उसमें बताते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, या क्यों किया होगा इसने, या हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या क्या इसकी प्रॉब्लम है, वो सारा हम करते हैं।
उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले ये इंट्रोस्पेक्शन से ज़्यादा है, यानी मतलब इसका ये सिर्फ़ हमें ये ही नहीं ऊपर से ही स्टडी करने में हेल्प नहीं देता है, बल्कि हम इसमें बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व भी करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि जो देखा तो बस ख़त्म वहीं पे, बल्कि हम उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जो है ये ये मेमोरी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि हम इस पे हम बच्चे को ये नहीं है कि जो याद है बस उतना ही, बल्कि हम उसको देखने की कोशिश करते हैं और हमने ये सारा लिख के रखा होता है, फिर वहाँ से हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इसमें या जो ये स्टडी मेथड है हमारी, इसमें जो ये है चाइल्ड स्टडी मेथड, इसमें हम हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो ये हमारी ये मेथड है, ये जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो उनका बिहेवियर है उसको पढ़ने में हमें मदद देता है। उसके बाद इसके नुकसानात क्या हैं या डीमेरिट्स क्या हैं या डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले इसमें पर्सनल प्रेजुडिस हो सकता है, यानी कोई जो ऑब्ज़र्व करने वाला टीचर है या जो भी काउंसलर है, उसके दिमाग में पहले से ही कुछ बातें होंगी, तो वो उसकी बेसिस पे कुछ भी आंसर दे सकता है या कुछ भी बोल सकता है कि अगर उसने ऐसे किया होगा या वो ऐसा है तो उसने इसीलिए भी किया होगा। तो जो उसके दिमाग में पहले से ऑलरेडी कुछ उस बच्चे को लेके बातें हैं, वो उसी के ऊपर मतलब प्रॉब्लम बता देगा कि इस वजह से हुआ होगा, वो उसको गहराई में जाने की कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद इसमें हमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसकी कमी है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस फील्ड में हमें नहीं मिलते हैं। उसके बाद इसमें आर्टिफिशियलिटी होती है, यानी पूरा आपको जो प्रॉब्लम है वो पूरी आप नहीं ढूंढ पाते हो, मसला क्या है या उसके पूरे जो ये हैं आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व इसमें नहीं हो पाती है पूरे तरीके से। उसके बाद इसमें जितनी भी बहुत सारी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब को हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ को ही सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ये यूनिवर्सल मेथड नहीं है, यानी ये पूरी दुनिया में इसको मतलब अभी माना नहीं गया है, मतलब पूरी जो हमारी कंट्रीज़ हैं सब में इसको यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ कुछ में यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरी है हमारी केस स्टडी या केस हिस्ट्री मेथड। ये इसमें क्या होता है, इसमें हम ये मतलब जो ये वाली हमारी मेथड है, इसमें हम वो वाले केस देखते हैं या उस इंसान को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि उसके जो बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस हैं या उसके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है, या वो अचानक से कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगा है। पहले वो अच्छा था बट अचानक से वो कुछ अलग इंसान बनने लग गया है, या झूठ बोलने लगा है या गलत काम करने लगा है, तो वो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो एक बच्चे की हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से ट्रेस की जाती है, और जो उसकी लाइफ में जो मेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको नोट डाउन किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद जो ये हमारी केस स्टडी मेथड है, ये बहुत सिस्टमेटिक है, कंप्लीट है, और बहुत गहराई में एक बच्चे को समझा जाता है यहाँ पे। इसमें एक बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ से वो आता है, वो फिज़िकली कितना कैसा है, उसकी क्या मतलब कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली कैसा है, कैसा पढ़ता है, वो क्या कैसे बिहेव करता है, इमोशनली वो कैसा है, वो सोसाइटी में कैसा है, कैसे लोगों के साथ चलता है बैठता है, साइकोलॉजिकली वो कैसा है, या वो एकेडमिकली कैसा है, उसकी एकेडमिक हिस्ट्री कैसी है, वो सारा बहुत अच्छे से देखा जाता है। उसके बाद इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो एक केस है उसको ढूंढा जाता है, लोकेशन देखी जाती है कि कहाँ पे है वो बच्चा, किधर है वो बच्चा, उसको ढूंढा जाता है। उसके बाद हम फॉर्मुलेशन ऑफ हिपोथेसिस यानी गैस लगाते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें गैस लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मतलब क्यों ऐसा कर रहा होगा, क्या अगर ये पहले ऐसे था तो अब अचानक से ऐसे बिहेव करने लगा है तो क्यों करने लगा होगा, वो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वो डेटा कलेक्ट करते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स से, उसके टीचर्स फ्रेंड्स सब से। उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस उसका करते हैं, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो 5वें नंबर पे वो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, यानी रेमीडियल मेजर्स देते हैं, यानी बच्चे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं अलग अलग रास्तों से। उसके बाद
फॉलो अप द केस टू डिटरमाइन द रेमेडियल मेजर्स अप्लाइड। यहाँ पे टू डिटरमाइन 2 बार मैंने कर दिया यहाँ पे टाइपिंग में, तो ये आप देख लेना। तो उसके बाद ये ऐसा नहीं है ये केस छोड़ देंगे, एक बार बच्चे को रेमेडियल मेजर्स दे दिए तो उसके बाद उसको देखेंगे ही नहीं, बल्कि ये केस स्टडी जो है हमारी, यहाँ पे बच्चे का जो अगर उसको रेमेडियल मेजर्स दिए जाते हैं फिर उसको केस को और फॉलो अप किया जाता है, ताकि देखा जाए जो हमने रेमेडियल मेजर्स दिए हैं वो उस पर काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको फॉलो अप किया जाता है केस को। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले ही एक बच्चे का बिहेवियर जानने में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, मतलब बहुत एक अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, मतलब बिहेवियर उसका, क्योंकि हम इसमें टीचर्स फ्रेंड्स सबको इन्वॉल्व करते हैं, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में। उसके बाद हम इसमें जो रेयर बिहेवियर है, जो अलग बिहेवियर है, वो हम इसमें अच्छे से पढ़ पाते हैं, वो उसमें उसकी स्टडी कर पाते हैं। यहाँ पे हम डिटेल और डेप्थ में जाके एक मतलब बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले ये हार्ड टू ड्रॉ डेफिनेट कॉज इफ़ेक्ट कंक्लूजन। तो यहाँ पे एक बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक कॉज बताना कि बच्चे को ऐसा क्यों हुआ होगा, या अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ बस इतना ही उसका उस बच्चे पे असर पड़ा होगा, अगर ये प्रॉब्लम उसके साथ हुई तो बस उसका कम ही असर पड़ा होगा। हो सकता है कि उस बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम हुई है ज़्यादा हुई हो, या उसका जो असर है वो ज़्यादा हुआ हो, या जब वो ख़त्म हो गई है तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हो सकता है कभी कभार कोई बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ होता है, फिर वो पूरी लाइफ उसके साथ रहता है। थोड़े टाइम के लिए वो अपना असर कम कर देता है, बट फिर पूरी लाइफ थोड़ा थोड़ा रहता है। तो बहुत बार जो ये इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं उनको पता नहीं चल पाता है, वो थोड़े टाइम तक इसको फॉलो अप करेंगे, फिर उनको लगता है जैसे ये ठीक हो गया बच्चा, फिर वो उसको ज़्यादा नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद पॉसिबल बाइसेस इन डेटा कलेक्शन। बहुत बार जो ये हैं हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, या जो कभी कोई रिलेटिव होगा उसने कुछ गलत बात बोल दी, या कुछ जो हुआ ही ना हो वैसा कुछ बोल दिया तो वो डेटा में आ गया, वो प्रॉब्लम कर सकता है। या कोई भी जो अलग चीज़ है जो सच नहीं है वो अगर इसमें आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम बच्चे को सही में ट्रीट नहीं कर पाएंगे फिर। उसके बाद इसमें ये जो मेथड है हमारी बहुत टाइम लेती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, और ये फिर पैसा भी बहुत उतना ही लगता है ना, तो एक्सपेंसिव है ये बहुत ज़्यादा, और टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद रिलायबिलिटी में भी क्वेश्चंस, और कब इसमें जो है कि वो क्या जो एक्सपर्ट्स ने एंड पे जो आपको दिया है मतलब कि इस वजह से बच्चे के साथ हुआ होगा, ये कॉज है, और तो उस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार ये अगर किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया कि आप अब ये बच्चा ठीक हो गया, आप इसके साथ नहीं होगा, बट कोई फिर हो सकता है कुछ टाइम के बाद उसके साथ वापस वो मसला हो जाए, तो वो हो सकता है। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है हमेशा ये सही काम ही करेगा, तो वो आप नहीं बोल सकते हो। तो उसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।